कहते हैं कि ईमानदार पुलिस वाला सिर्फ अपराधियों से नहीं लड़ता, उसे लड़ना पड़ता है कानून से, सिस्टम से, झूठ से और कभी कभी अपने ही लोगों से। क्योंकि वर्दी पहनना आसान है, लेकिन हर हाल में सच के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल। जब हर तरफ दबाव हो, जब सिस्टम खुद सच को दबाने लगे, जब अपनों की जान खतरे में पड़ जाए, तब एक ईमानदार इंसान आखिर क्या करे? क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए चुप हो जाएगा या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर अपना कर्तव्य निभाएगा? क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ गोली से नहीं, जमीर से जीती जाती है। दोस्तों, आज की कहानी है कर्तव्य मूवी की। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है हरियाणा के काल्पनिक शहर झामली से, जहां कानून का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा सामने आता है, वो है एसएचओ पवन। पवन कोई साधारण पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो उन गिने चुने ईमानदार पुलिस ऑफिसरों में से है जो आज भी वर्दी को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानता है। आज का दिन उसके लिए थोड़ा खास होने वाला था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और इसी वजह से पूरा पुलिस स्टाफ उसके साथ मौजूद था। थाने के माहौल में पहली बार थोड़ी हंसी दिखाई दे रही थी। इसी बीच पवन का सबसे करीबी साथी अशोक उसे गिफ्ट देता है, सफेद जूते, क्योंकि पवन को सफेद जूते पहनने का बहुत शौक है और अशोक अच्छी तरह जानता है कि ड्यूटी की शक्ति के पीछे पवन भी एक साधारण इंसान है। लेकिन शायद उस दिन किस्मत ने पवन के लिए कुछ और ही लिखा था। दरअसल पूरा पुलिस स्टाफ रेलवे स्टेशन पर सिर्फ जन्मदिन मनाने नहीं आया था, उन्हें वहाँ एक राष्ट्रीय पत्रकार रीमा दत्ता को रिसीव करना था और साथ ही उन्हें सुरक्षा भी देनी थी। हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक पत्रकार को इतनी हाई सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या रीमा किसी बड़े खुलासे के पीछे थी या फिर उसके पास ऐसा कोई सच था जिससे कुछ ताकतवर लोग डर रहे थे? खैर, थोड़ी देर के बाद रीमा दत्ता स्टेशन से बाहर आती है और पुलिस उसे सुरक्षा के घेरे में लेकर वहां से निकालने लगती है। रीमा एक अलग कार में बैठी थी, जबकि पवन और बाकी पुलिसकर्मी दूसरी गाड़ी में उसके पीछे चल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सड़कें शांत थी और किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में पूरा शहर हिलने वाला था। तभी अचानक से दो बाइक सवार तेज रफ्तार में वहां पहुंचते हैं। उनके हाथों में बंदूक थी और बिना कोई चेतावनी दिए वो सीधे रीमा दत्ता की गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचाने की भागने लगते हैं और देखते ही देखते रीमा दत्ता की वहां मौत हो जाती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस हमले में पवन की टीम का एक पुलिसकर्मी भी मारा जाता है और अशोक भी घायल हो चुका था। लेकिन पवन भी चुप रहने वाले में से नहीं था। वह तुरंत जवाबी फायरिंग करता है और उसी मुठभेड़ में उन दो हमलावरों में से एक को मौके पर ही मार गिराता है, जबकि दूसरा हमलावर अंधेरे और भगदड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है। अब रीमा दत्ता का मर्डर हो चुका था और इस खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि बात सिर्फ एक हत्या की नहीं थी। एक राष्ट्रीय पत्रकार पुलिस सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े मारी गई थी। इस घटना ने सीधे सीधे पुलिस विभाग की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। अगली सुबह हर न्यूज चैनल पर सब एक ही खबर चल रही थी, क्या पत्रकार सुरक्षित नहीं है? पूरा शहर इस केस की चर्चा कर रहा था और दूसरी तरफ एसएचओ पवन के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पवन अंदर से डरा हुआ जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही शक्ति दिखाई दे रही थी। इसके बाद पवन अपने सीनियर आईपीएस ऑफिसर केशव से मिलने पहुंचता है। जैसे ही पवन उनके ऑफिस में दाखिल होता है, केशव का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। एक हाई प्रोफाइल पत्रकार की हत्या, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच। ये केस अब सीधे सरकार और मीडिया तक पहुंच चुका था। केशव पवन पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से पूरा विभाग बदनाम हो रहा है। यहाँ तक कि ऊपर बैठे बड़े अधिकारी भी अब पवन को सस्पेंड करने की बात करने लगे थे। लेकिन पवन हार मानने वालों में से नहीं है। वह पूरी मजबूती के साथ कहता है, अगर गलती मेरी है तो उसे सुधारूंगा भी मैं ही, और एक हफ्ते के अंदर पता लगा कर रहूंगा कि इस हमले के पीछे आखिरकार कौन था। पवन की आंखों में डर कम और गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब यह हमला सिर्फ ड्यूटी का नहीं, उसकी ईमानदारी और सम्मान का भी बन चुका था। इसके बाद पवन अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर का माहौल भी बिल्कुल शांत नहीं था। घर के बाहर ही ऊंची आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर जाकर पवन ने देखा कि रवि नाम का एक आदमी उसके पिता हरिहर से बहस कर रहा है, और तभी यहाँ कहानी का एक नया मोड़ सामने आता है। असल में पवन का छोटा भाई दीपक रवि की बहन को लेकर भाग गया है। पूरा गांव इसी की बात पर चर्चा कर रहा था, लेकिन हरिहर को अब भी यकीन नहीं था कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। हालांकि हरिहर की ये सबसे बड़ी चीज उसका परिवार नहीं, उसकी पगड़ी और उसकी इज्जत है। उसकी नजर में समाज में सम्मान सबसे ऊपर है
और अगर उस सम्मान के बीच उसका परिवार भी अगर आता है ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वह गुस्से में रवि से कह देता है, अगर दीपक ने सच में तुम्हारी बहन को भगाया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हरिहर की बातें सुनकर साफ समझ आ रहा था कि वह एक ऐसा इंसान है जो रिश्तों से ज्यादा समाज की नजरों को महत्व देता है। इसके बाद पवन अपने बेटे से मिलता है और यहाँ कहानी थोड़ी भावुक हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा भी उसे सफेद जूते ही गिफ्ट करता है। एक तरफ बाहरी दुनिया में गोलियां, साजिशें और खून खराबा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पवन का परिवार अब भी उससे छोटी छोटी खुशियों के जरिए जुड़ा हुआ था। लेकिन पवन के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर दीपक कहाँ है, क्योंकि पवन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गांव वाले गुस्से में दीपक के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सीधे दीपक के सबसे करीबी दोस्त से मिलने पहुंचता है। शुरुआत में वह लड़का खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पवन एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर था, उसे लोगों के चेहरे पर ना आता था। पवन उससे सीधे सवाल नहीं पूछता, बल्कि घुमा फिराकर ऐसी बात करता है जिससे सामने वाला खुद डरने लगे। और कुछ ही देर में पवन समझ जाता है कि दीपक सच में उस लड़की को लेकर भागा है, क्योंकि उसका दोस्त लगातार घबराया हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है झामली शहर के सबसे बड़े और प्रभावशाली बाबा आनंद श्री की। झामली में आनंद श्री सिर्फ एक बाबा नहीं है, लोग उन्हें भगवान का रूप मानते हैं और उनके आश्रम में हर दिन हजारों लोग आते हैं, कोई इलाज करवाने, कोई अपना दुख सुनाने, तो कोई सिर्फ उनका आशीर्वाद लेने। शहर के बड़े बड़े नेता हो या फिर बड़े बिजनेसमैन, सब उनके सामने सर झुकाते हैं। यहाँ तक कि अगर आनंद श्री किसी के बारे में एक शब्द भी बोल दें तो लोग आंख बंद करके उसी बात पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और आनंद श्री भी बाहर से जितने संत और ईमानदार दिखाई देते हैं, असलियत में उतने हैं नहीं। उनकी सफेद पोशाक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच छुपा हुआ था। असल में आनंद श्री अपने आश्रम में कई नाबालिग बच्चों को रखता है, लेकिन वह आश्रम कोई पवित्र जगह नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों के लिए एक कैद खाना बन चुका था। आनंद श्री उन बच्चों के साथ गंदी हरकतें करता था, उन्हें बुरी तरह से मारता पीटता है और डराकर उनसे हर वो काम करवाता है। उन बच्चों के पास ना आवाज थी और ना ही सहारा, क्योंकि पूरा शहर उस बाबा को भगवान मान चुका था। इसी बीच आनंद श्री के कुछ खास आदमी एक लड़के हरपाल के पास पहुंचते हैं, और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। असल में रीमा दत्ता की हत्या किसी बड़े गैंगस्टर ने नहीं, बल्कि सिर्फ 16 साल के एक लड़के हरपाल ने उसके साथी के साथ की थी। इतनी कम उम्र और इतना बड़ा अपराध, यह बात अपने ही आप में बेहद खतरनाक थी। आनंद श्री का आदमी निर्मल हरपाल के पास आता है और कहता है, बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। लेकिन हरपाल अब तक सब कुछ समझ चुका था। उसे एहसास हो जाता है कि जिस काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था ना, अब वही लोग उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हरपाल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, और तभी वह तेजी के साथ अपने कमरे में भागता है, और कमरे में पहुंचते ही वह बंदूक निकाल लेता है और बिना सोचे समझे निर्मल और उसके आदमियों पर फायरिंग शुरू कर देता है। पूरा माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा था, लेकिन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हरपाल वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अशोक को, जो कि हॉस्पिटल में थे क्योंकि उनके हाथ में गोली लगी थी, और यहाँ पवन जो है वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। पवन इस तरह से अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसी वजह से वो यहाँ पर अशोक का खूब ख्याल रखते हैं, और तो और वो अपनी सस्पेंशन वाली बात जो है वो अशोक को भी बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो सस्पेंड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि पवन के पिता हरिहर जो है वो सरपंच से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग थे, और वो उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। सरपंच कहते हैं कि पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, लेकिन जब भी लड़का और लड़की पकड़े जाते हैं तो उन्हें जान से ही मारा गया है। इसी वजह से हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। लेकिन हरिहर कहता है कि अगर ऐसा हुआ है तो मेरे बच्चों के साथ भी यही होगा, क्योंकि अगर उंगली में कैंसर हो जाता है तो उंगली को काटना ही पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर जो है वो पवन के पास आते हैं, और वो उन्हें रीमा दत्ता के बारे में बताते हैं कि दरअसल में वो यहाँ झामली आनंद श्री को एक्सपोज करने के लिए आई थी। उनके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन थी और उन्हें आनंद श्री के बारे में क्या मालूम था, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो यहाँ आनंद श्री के लिए ही आई थी। पवन ये सारी बातें सुनने के बाद हैरान रह चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इन सब के पीछे आनंद श्री का ही हाथ होगा। दूसरी तरफ हरपाल जो है वो आनंद श्री के लोगों से भागता हुआ फिर रहा था। वो बहुत सारी जगह छिपता है, और यहाँ पर वो अपने माता पिता को भी खूब याद करता है।
क्योंकि वो अपने माता पिता से बहुत दूर हो चुका था। उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब पवन जो है वो अपनी वाइफ वर्षा के साथ बैठा हुआ था ना, तब वर्षा बताती है कि उसे मालूम था कि दीपक और प्रीति जो है वो भाग गए हैं, और तो और उसे ये बात भी मालूम है कि वो लोग कहाँ भागे हैं। इसी वजह से जब ये बात पवन को मालूम चलती है तो वो वर्षा के साथ प्रीति और दीपक के पास जाता है। पहले तो पवन यहाँ दीपक को जोरदार चाटा लगाता है और उससे कहता है कि तुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा समाज जो है वो दूसरी जात वाली लड़कियों से शादी नहीं करने देता है। ये बात जब तुझे पता थी तो फिर तुझे भागने की क्या जरूरत थी। दीपक कहता है कि प्यार जो है वो जात देखकर नहीं होता है, बस हो जाता है। पवन यहाँ दीपक को समझा देता है कि समाज के लोग तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समाज के लोग छोड़ो, तुझे तेरा बाप ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ से दूर रहना ही ठीक है। लेकिन जिस जगह पर दीपक और प्रीति मौजूद थे वो जगह उतनी सेफ नहीं थी। अब अगले दिन से अशोक ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और वो पवन के पास आते हैं और बताते हैं कि एक सीसीटीवी फुटेज के द्वारा मुझे उस बाइक के बारे में मालूम चला है। तब वो उस बाइक के बारे में पता करते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं जिसकी ये बाइक है। लेकिन वो आदमी कहता है कि ये बाइक तो मेरी चोरी हो चुकी थी और एक हफ्ते पहले ही मैंने इसकी कंप्लेंट भी लिखाई थी, जिस वजह से इस आदमी ने तो कुछ नहीं किया है। ये बात पवन को मालूम चल चुकी है। लेकिन पवन को यहाँ एक बात मालूम चलती है कि इन सब के पीछे आनंद श्री का हाथ हो सकता है। यहाँ पर पवन मन बना लेता है कि आनंद श्री के आश्रम में उसे जाना चाहिए। यहाँ पर अशोक जो है वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन पवन जो है वो आनंद श्री के आश्रम में पहुंच जाता है। आनंद श्री बहुत ही खतरनाक आदमी है। उनके सामने अशोक तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन पवन यहाँ पर आनंद श्री से ढेर सारे सवाल करता है। आनंद श्री हालांकि कोई भी जवाब नहीं देते हैं, बदले में बस वो उसे ये बता रहे थे कि वो बहुत ताकतवर है और अगर उन्हें कुछ चीज छुपानी भी होना तो उन्हें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पंचायत के सामने अब रवि भी आ चुका था। रवि यहाँ पर हरिहर से कहता है कि तुम्हारे बेटे को हम जान से मार कर रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही होता आया है। जब भी लोग भागे हैं तो उन्हें यही सजा मिली है। तो यहाँ पर हरिहर कहता है कि अगर यही सारी सजा सभी को मिली है तो फिर मेरे बेटे को भी यही सजा मिलनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अब केशव जो है वो अशोक और पवन को बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उन्हें आनंद श्री के घर पर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ आईपीएस केशव की बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि केशव जो है वो आनंद श्री के साथ पूरी तरह से मैनेज्ड है। मतलब कि वो ना तो उनके खिलाफ जा सकता है और ना ही उनसे पूछे बिना वो कुछ कर सकता है। यहाँ केशव पवन को एक बात और बताता है कि मैंने पता कर लिया है कि आखिरकार इस मर्डर के पीछे है कौन। इस मर्डर के पीछे 16 साल का एक छोटा सा लड़का हरपाल है। ये देखकर पवन हैरान रह चुका था कि आखिरकार एक छोटा सा लड़का ऐसा सब कुछ कैसे कर सकता है। जिसके बाद पवन और अशोक साथ में थे, जहां पर कि पवन अशोक को बता देता है कि उसके भाई दीपक ने प्रीति नाम की लड़की को लेकर भाग गया है और वो उसे ये भी बता देता है कि वो लोग कहां पर छिपे हुए हैं, लेकिन वो उस जगह पर सेफ नहीं है। इसलिए यहाँ पर अशोक कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है और उस जगह पर प्रीति और दीपक सेफ रहेंगे। अब घर पर ही हरिहर जो है वो चीजें तोड़-फोड़ रहा था। वो दीपक के कमरे में था और वो चीजें देख रहा था कि आखिरकार उसे कोई चीज तो मिले जिससे पता लग सके कि दीपक ने लड़की भगा कर लेकर गया है। साथ ही यहाँ पर पवन भी था। पवन को जब ये बात मालूम चली कि उसके पिता ने उसके बेटे को पंचायत लेकर गया था और वहां से वो उल्टी सीधी आदतें सीख रहा है, ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो अपने पिता से कहता है कि दीपक उसका भी भाई है और उसके ऊपर भी उसका समान अधिकार है। अगर मेरे भाई को कुछ होता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे वो मेरा पिता ही क्यों ना हो। जिसके बाद पवन जो है वो अशोक के साथ हरिपाल के घर पर जाता है, जहाँ पर कि हरिपाल तो नहीं था पर उसके पिता मौजूद थे। लेकिन पिता से जब पवन मिला ना तो मालूम चला कि पिता तो पूरी तरह से आनंद श्री के साथ मिला हुआ है। वो तो उन्हें भगवान मानता है, उनके खिलाफ वो कभी भी नहीं जा सकता और हरिपाल को अपनी मर्जी से उन लोगों ने आनंद श्री के आश्रम छोड़कर आए थे। ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पर अशोक भी कहता है कि आखिरकार एक छोटे से बच्चे हरिपाल को लेकर हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि पुलिस के बहुत सारे चेक पॉइंट थे जहाँ पर कि वो लोग हरिपाल को ढूंढ रहे थे। हरिपाल यहीं पर एक बस में था। जब बस को चेक किया जाता है तो हरिपाल मिल जाता है। हरिपाल यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है और अब पवन को भी यहाँ पर बुला लिया गया था। पवन यहाँ हरिपाल से मिलता है और हरिपाल बताता है आनंद श्री के सारे गंदे कारनामों के बारे में,
कि उसके साथ बहुत ही बुरा होता था, वो उसे यूज करता था, मारता पीटता था। इसी वजह से पवन यहाँ हरिपाल का कबूलनामा ले लेता है और उससे ये भी कहता है कि मैं तुझे कल कोर्ट में पेश करूंगा, तू जल्द से जल्द बरी हो सकता है। और तो और हरिपाल जो है वो आनंद श्री के खिलाफ गवाही देने के लिए भी मान गया था। ये सारी चीजें देखकर पवन समझ गया था कि इन सब के पीछे जरूर आनंद श्री ही है, क्योंकि बच्चे ने जो सारी बातें बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। जिसके बाद अगले दिन पवन और अशोक हरिपाल को कोर्ट लेकर जाते हैं। फिलहाल वो हरिपाल को कोर्ट के अंदर नहीं ले जाता है, बल्कि कुछ फाइलें अंदर लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बाहर आता है तो वो देखता है कि कार में यहाँ अशोक और हरिपाल बैठे थे, लेकिन अब यहाँ पर केशव भी आ चुका था और वो हरिपाल को अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर पवन उनके पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो यहाँ से जा चुके थे। तब पवन उनके पीछे जाता है और यहाँ केशव से कॉल पर बात करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने उसे लेकर गए तो वो सारी फाइल जो है वो कोर्ट में सबमिट कर देगा, क्योंकि यहाँ हरिपाल ने कबूलनामा दे दिया है। यहाँ केशव पवन को बुरी तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन पवन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर उस छोटे सी लड़की के साथ जरा भी कुछ हुआ तो तुझे मैं कुत्ते की तरह मारूंगा। और अब यहाँ पर केशव चला जाता है, क्योंकि यहाँ पवन के पास कबूलनामा था। यहाँ पर पवन को एक बात समझ आती है कि अगर कबूलनामा और अगर ये सारी चीज उसने कोर्ट में सबमिट कर दी ना, तो फिर हरिपाल को भी जेल हो जाएगी और इस तरह से तो सिस्टम नहीं चलेगा। और ना ही वो केशव के खिलाफ जाना चाहता था, इसलिए वो केशव के पास जाता है। उसे पता है कि केशव जो है वो आनंद श्री के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो उससे कहता है कि यहाँ पर मैं एक डील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हरिपाल को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसे राज्य से ही बाहर पहुंचवा दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें वो कबूलनामा भी नहीं दूंगा, हालांकि मैं उसे कोर्ट में भी सबमिट नहीं करूंगा। जैसे हरिपाल को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसी तरह आनंद श्री को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो दोनों ही बच सकते हैं। तो यहाँ पर पवन और केशव के बीच में डील हो जाती है। यहाँ पर पवन ने हरिपाल को बचा लिया था, तो वहीं केशव ने आनंद श्री को बचा लिया था। लेकिन अभी भी सारी चीजें ठीक नहीं हुई थी। पवन बहुत अच्छे से जानता है कि अभी भी हरिपाल जो है वो सिर्फ नहीं है, इसलिए इसे सही सलामत इस राज्य से बाहर छोड़ना होगा। वह नहीं जा सकता था, इसलिए वो हरिपाल से कह देता है कि अंकल अशोक जो है वो तुम्हारे साथ जाएंगे और ये तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आएंगे। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केशव बताता है कि उसे अटैक के पीछे यहाँ पर पवन का कोई भी हाथ नहीं है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रीमा दत्ता को नहीं बचा पाया। रही बात उन हथियारों की, तो उन्हें ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस तरह से ये केस जो है वो यहीं पर क्लोज होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पवन जो है वो उन्हें अशोक की बताई हुई जगह पर ले जाता है, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सेफ थी। लेकिन पवन उनसे कहता है कि ये जगह उतनी भी सेफ नहीं है, 2-4 दिन यहाँ पर रहना, जिसके बाद कहीं और चले जाना, जिसमें मैं तुम्हें पैसे देते रहूंगा, लेकिन अभी तुम दोनों ही जवान हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, इसलिए अब हम बार बार नहीं मिलेंगे। जिसके बाद अगले दिन पवन नोटिस करता है कि उसके पिता तो उससे गुस्सा है, वो उससे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं और वो अड़ीबाजी पर अटके हुए हैं कि अगर उन्हें दीपक मिलेगा तो वो उसे जान से मार देंगे, क्योंकि पगड़ी और सम्मान के बीच में दीपक जो है वो कहीं भी नहीं लगता है। पवन ये सारी बातें अशोक को बताता है कि उसके पिता जो है वो अड़ीबाजी पर है, वो अपने बेटे दीपक को नहीं छोड़ेंगे अगर वो उनके हाथ लग गया तो, क्योंकि पिताजी को अपना समाज के सामने सम्मान प्यारा है, उनका परिवार सम्मान के आगे कुछ भी नहीं है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हरिपाल के पिता आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हरिपाल की माँ की तबीयत खराब है और एक आखिरी बार मैं हरिपाल की माँ से हरिपाल की बात करवाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद पवन जो है वो हरिपाल के पास कॉल करता है, क्योंकि पवन ने हरिपाल को एक मोबाइल दिया था, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। ये देखकर पवन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रवि जो है वो सारे पंचायत को लेकर अब यहाँ हरिहर के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि दीपक और प्रीति के बारे में मालूम चल गया है, अब हमें यहाँ ये डिसाइड करना है कि उन लोगों को कैसे मारना है, किस तरह से मारना है और कितने लोग जाएंगे। पंचायत डिसाइड करती है कि यहाँ पर हरिहर के 5 लोग जाएंगे और रवि के 5 लोग जाएंगे, और जिस तरह से सभी को मारा गया है उसी तरह से यहाँ पर दीपक और प्रीति को मारा जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ पवन जो है वो हरिपाल को कॉल लगाया जा रहा था, लेकिन 6 घंटे से कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। दरअसल में उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, इसी वजह से यहाँ पर पवन को उसकी टेंशन हो रही थी। इसलिए पवन यहाँ अशोक से पूछता है कि क्या तुमने उसे सही सलामत छोड़ा था? तो अशोक कहता है मैंने हरिपाल को बिल्कुल सही सलामत छोड़ा था, कोई भी गलती नहीं हुई थी, इसी वजह से हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसका मोबाइल शायद टूट गया हो। लेकिन यहाँ पवन को किसी और पर शक हो रहा था। अगले दिन वो केशव के पास जाता है और उनसे कहता है कि हरिपाल कहाँ है।
लेकिन केशव को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन पवन उनसे कहता है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अगर हरिपाल को कुछ भी हुआ तो उसका कबूलनामा मेरे पास अभी भी है और वो अभी भी उसे कोर्ट में सबमिट कर सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद केशव जो है वो तुरंत ही आनंद श्री के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि अगर हरिपाल को कुछ भी हुआ तो फिर पवन जो है वो कबूलनामा कोर्ट में सबमिट कर देगा। तो यहाँ आनंद श्री कहता है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को जब तुम सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम आखिरकार मेरे साथ कैसे रह सकते हो, तुम्हें ये सॉल्व करनी होगी। और अब निर्मल जो है वो यहाँ पवन के घर पहुँचता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर हम कबूलनामा लेने के लिए आए हैं। यहाँ हमें एक बात और मालूम चलती है कि पवन के पिता हरिहर जो है वो आनंद श्री को बहुत मानते हैं। और अब यहाँ पर पवन निर्मल और उसके लोगों को जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर निर्मल नहीं मानता है, बल्कि वो पवन से फाइट करने लगता है। वो लोग पवन को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि हरिपाल जो है वो मारा गया है और तुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। हमने ही मारा है, लेकिन हमें लोकेशन जो है वो अशोक ने बताई थी तेरे यार ने। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब अशोक जो है वो हरिपाल को छोड़ने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था कि तभी उनकी कार के सामने यहाँ पर निर्मल और उसके साथी आ चुके थे। और अब यहाँ से हरिपाल भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन निर्मल उसे जान से मार देता है। यहाँ पर निर्मल और उसके लोगों ने उसे बेरहमी से मारा था। अब जब ये सारी बातें यहाँ पर पवन को मालूम चली है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अशोक ने उसे धोखा दिया है। पवन के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। उसे समझ आ गया था कि सिस्टम जो है वो इस तरह से नहीं चलने वाला। एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ कर्म है, लेकिन उसे अपने कर्तव्य को फॉलो करना है। इसलिए अब वो कुछ भी नहीं सोचेगा, बस आगे बढ़ता जाएगा। जो उसे सही लगेगा वो करेगा। इसीलिए यहाँ पर पवन जो है वो अपनी गन को निकालता है और सीधा अशोक के घर चला जाता है। अशोक ने जब यहाँ पर पवन की माथे की चोट देखी तो वो कहता है कि ये किसने किया, अभी हम उसके घर चलते और उसे पीट कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर पवन कहता है कि ये इतनी बड़ी चोट नहीं है। वो यहाँ पर अशोक से कहता है कि मुझे और खून खराबा नहीं चाहिए, इसलिए अब हम आनंद श्री के घर पर जा रहे हैं। या तुम एक काम करो, निर्मल को एक ऐसी सुनसान जगह पर बुलाओ जहाँ पर कि कोई भी ना हो। तब वो ऐसा ही करता है। अब यहाँ पर पवन जो है वो निर्मल से मिलता है। निर्मल से वो कहता है, मुझे माफ कर दो, ये रहा हरिपाल का कबूलनामा और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब यहाँ से पवन जाने लगा तब वो तुरंत ही वापस मुड़ता है और वो कहता है किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर पवन जो है वो निर्मल और उसके साथी को पूरी तरह से मार देता है। जिसके बाद वो अशोक के पास आता है और फिर अशोक को भी वो बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि अशोक यहाँ दोस्ती के आड़ में एक गद्दार निकला था। लेकिन जब यहाँ पर पवन अशोक को मारने ही वाला था ना, तभी अशोक बताता है कि गद्दार सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि कुछ और लोग भी हैं और वो कोई और नहीं तुम्हारे पिता है। दरअसल मैं अशोक को प्रीति और दीपक की जानकारी थी कि वो कहाँ पर रहते हैं। तब उसने ये बात पंचायत के लोगों को बता दी, क्योंकि प्रीति जो है वो अशोक की जात की ही लड़की है और उनकी जात की लड़की को कोई बुला कर लेकर जाएगा तो उनका मरना तो एकदम तय है। इसी वजह से अशोक ने ही इन लोगों को दीपक और प्रीति की जानकारी दी थी। इसी वजह से अब हरिहर दीपक और प्रीति के पास जाता है और हरिहर ने अपने ही हाथों से अपने बेटे को जान से मार दिया था। ये सुनते ही यहाँ पर पवन जो है वो अशोक को भी जान से मार देता है। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद पवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। पवन समझ जाता है कि सिस्टम को इस तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिस्टम में बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है। लोगों का दिमाग जो है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है। अब पवन यहाँ पर बयान देता है कि वो यहाँ पर उन हत्यारों को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन निर्मल ने उनके ऊपर गोली चला दी। इसी वजह से हमें बदले में उन्हें मारना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमारे एक ऑफिसर अशोक जो है वो मारे गए। तब यहाँ पर केशव भी आ चुका था और अब यहाँ पर पवन उसे समझाता है कि अब सिस्टम को साफ करने का टाइम आ चुका है। पवन यहाँ केशव को साफ बता देता है कि इन तीनों लोगों को मैंने ही मारा है और चौथा आदमी तू होगा अगर तू नहीं सुधरा तो। तेरे ड्यूटी के कुछ साल ही बचे हैं, उन ड्यूटी को अच्छे से कर ले, वरना मैं तुझे तेरी ड्यूटी से सस्पेंड नहीं बल्कि तुझे इस पूरी जिंदगी से सस्पेंड करवा दूंगा। केशव ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे भी समझ आ गया था कि पवन जो है वो सही कह रहा है और अब पवन उसे स्टेटमेंट देने के लिए कह देता है। जिसके बाद पवन बहुत गुस्से में अपने घर आता है, जहाँ पर की वर्षा भी डरी हुई थी कि आखिरकार क्या हो गया है। पवन सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है और अब वो उनके साथ कोई भी रहम नहीं दिखा रहा था। वो उन्हें सीधे अपनी कार में बिठाकर एक ऐसी जगह पर ले जाता है
जहाँ पर कि किसी का भी कोई भी अता पता नहीं था। यहाँ पर पवन अपने पिता से कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर दीपक को कुछ भी हुआ तो मैं किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगा, चाहे फिर वो मेरा पिता ही क्यों ना हो। तुम पगड़ी और सम्मान के लिए सब कुछ कर सकते हो, तो फिर मैं भी अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जो तुमने किया वो बहुत ही गलत किया। और अब यहाँ पर पवन जो है वो अपने पिता को ही जान से मार देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर उनकी पूरी बॉडी को आग लगा देता है, जिससे कि यहाँ कोई भी सबूत ना मिल सके। जिसके बाद पवन कहता है कि धर्म और कर्म के बीच में भी एक चीज होती है जिसे लोग भूल गए हैं, और वो है कर्तव्य। अगर कर्म के पीछे जाओ तो लोग धर्म भूल जाते हैं, और धर्म के पीछे जाओ तो कर्म भूल जाते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात तो कोई करता ही नहीं है। तो इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त तो हो गई थी, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि आखिरकार आनंद श्री को जेल हुई या फिर नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है या फिर नहीं। और पंचायत के लोगों को भी छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनकी भी उतनी ही गलती थी जितनी की हरिहर की थी। इसी वजह से पवन को भी उन्हें मजा चखाना चाहिए था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।